Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of August 2021, Tuesday. Inspiration of the day is the road to success is always under construction. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. GDP may grow 13 to 23% in quarter 1. इकोनॉमिस्ट ने इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, दैट इज़ नॉट ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ जो है उसको 13 से 23% तक का प्रोजेक्ट किया है, फोरकास्ट किया है फॉर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। हालांकि इसका डेटा जो है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है. द डेटा इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. But as per the economists, quarter 1 has seen the real GDP growth rate of 13 to 23%. And if you know, the former chief statistician, Mr. Pranab Sen, has projected the GDP growth at 17 to 18%. Although दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल जीडीपी प्रोजेक्शन, बट इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि जो एक्चुअल ग्रोथ है दैट वुड बी मच लोअर. क्यों? क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसमें जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते. दैट इज़ वाई दिस इज़ द प्रोजेक्टेड नंबर, बट जो एक्चुअल नंबर आएगा वो मच लोअर हो सकता है. The index of industrial production, that is IIP, would take into account 45% of manufacturing, while rest will be the corporate data as per our chief statistician. हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन है प्रोजेक्शंस को लेकर के. 13 to 23% के बीच में भी कई सारे स्लैब्स हैं जिसको प्रोजेक्ट किया है. एज पर फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन मिस्टर पी से 17 to 80% की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी. इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट ने इससे ज़्यादा नंबर भी एंटिसिपेट किया. किसने कहा कि 14 से 15% की रियल जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी. एंड एज पर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ SBI ग्रुप, the preliminary estimate suggests that GDP growth could be the range of between 17 to 80% in the quarter 1 of financial year 22. हालांकि रियल जीडीपी को कंसीडर ना करते हुए कई सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो ग्रॉस जीडीपी वैल्यू है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, स्पेशली GVA, ग्रॉस जीडीपी भी नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, उसको कंसीडर करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, ज़्यादा रिलायबल रहेगा. क्यों? क्योंकि जीडीपी नंबर्स वर लाइकली टू बी bolstered by the strong tax collection into the quarter 1, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो. अच्छा, व्हाट इज़ GVA? GVA का फुल फॉर्म तो मैंने अभी बता दिया आपको, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. जीडीपी से अगर हमें GVA कैलकुलेट करना हो तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ माइनस करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, या GVA से जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज़ सम फॉर्मूला. तो आज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द GVA, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड और एडिशन. तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो GVA ग्रोथ है क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 वो भी 16 से 17% तक रहेगी. एंड दैट इज़ अ गुड गॉग फॉर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन GDP. कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो GDP पर बिलीव नहीं करते क्योंकि GDP में टैक्स कलेक्शन और अदर कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि GVA जो है वो एक रियल पिक्चर देता है इकोनॉमी की, कितना इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ इकोनॉमी में. तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि रादर देन कंसीडरिंग द GDP वन शुड सी द GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि 16 से 17% तक रहेगा या रहना चाहिए एज पर द डेटा जो कि रिलीज होने वाला है into the quarter 1 of financial year 22. And given the sharp rise in the indirect taxes, we anticipate that the National Statistical Office may peg GDP expansion at the deceptive high of 19 to 20%, जो कि indirect tax में इस बार थोड़ा सा इंक्रीज होने की वजह से ये डेटा इतने पर आ सकता है. बट जो रियल GDP ग्रोथ है वो 15 से 17% ही इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग हुई और ग्रॉस जो है वो इसके अकॉर्डिंग 7 to 9% तक रेंज कर सकती है.
and this is the projection of GDP growth in year on year basis by different agencies. Care इंडिया रेटिंग, मिस्टर प्रणब सिंह जो कि फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन है, उनका प्रोजेक्शन क्या था. इसी तरह SBI, क्रिसिल, RBI एंड अदर एजेंसीज. Minded student, this is for Q1 of financial year 22, not for whole year. And the median estimate was approximately 19.5% into the Q1 based on all these projection, and because of this the full year gross domestic product is expected to be between 7.9 to 9.6%, जो कि अगर आप देखें तो बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं उनके प्रोजेक्शन के क्लोज ही है. अगर RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट 21.4% GDP growth in the first quarter and 9.5% into the entire fiscal year. And if you remember, India's GDP grew 1.6% in preceding quarters but contracted a record, that is 7.3% in financial year 21, जहाँ पर Q1 के अगर आपको रिजल्ट्स याद हो फाइनेंशियल 21 के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइएगा कि उस ड्यूरेशन में यानी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 इंडिया की GDP कितने परसेंट तक कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. दैट वाज द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो जो डेटा रिलीज़ होने वाला है 31 अगस्त को, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. ऑल दीज आर द प्रोजेक्शंस. और ये जो डेटा रिलीज़ होगा 31 अगस्त को Q1 का, उसको ही देखकर ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि जो सेकेंड वेव आई है कोविड की इंडिया में, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी में. And if you remember, number of rating agencies, financial institutions, they have actually opined that, suggested that in case of India, vaccination speed is very important for economic growth. It is one of the very much important or significant factor that will determine the fiscal GDP growth or the GDP growth for current fiscal year, that is financial year fiscal year 22. तो अगर वैक्सीनेशन स्पीड की बात करें तो मोर देन 550 मिलियन डोजेज हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड बाई द गवर्नमेंट एज पर द रीसेंट डेटा. तो जो रीसेंट डेटा आ रहा है उसमें कहा गया कि 550 मिलियन का मार्क जो है वो गवर्नमेंट क्रॉस कर चुकी है एज पर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. मतलब 550 मिलियन डोजेज जो हैं वो इकोनॉमी में एडमिनिस्टर हो चुकी हैं. इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है दैट इज़ गोइंग विद द सफिशिएंट पेस. हालांकि कहीं कहीं पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हर्डल्स की वजह से वैक्सीन अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसको देखते हुए गवर्नमेंट का जो एंटिसिपेशन है कि दिसंबर तक एक सफिशिएंट परसेंटेज की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी. और एजेंसीज़ के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर फॉर द GDP ग्रोथ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4. होलसेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू 3 month लो. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी 3 महीने के बाद फ़िलहाल के लिए 6 का मार्क क्रॉस करके 5.59% तक फॉल हो गई थी, जो कि CPI से हम लोग मेजर करते हैं. आज की जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट द होल सेल इन्फ्लेशन, जिसको हम कभी कभी WPI के फॉर्म में भी मेजर करते हैं. तो होल सेल इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनली होल सेल इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ टू 11.16% इन जुलाई 2021 फ्रॉम 12.7% इन जून. तो लगातार दूसरे महीने होल सेल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है. अगर आपको पता हो तो होल सेल जो इन्फ्लेशन थी वो चल रही थी डबल डिजिट्स में चल रही थी, और फिलहाल दूसरे महीने लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली, इवन एज द प्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड क्रूड ऑयल रिमेन एलिवेटेड. तो ऐसा बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस में या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिला.
Why we are discussing these manufactured goods and crude oil? Because these are one of the important constituents of WPI. And as per the experts, at this time inflationary pressure on manufacturing is a cause of concern. जो wholesale में जिस तरह से जो inflation चल रही है, that is very that having very negative impact on manufacturing sector, and that is why it is very important cause of concern for government, particularly for small businesses जो कि इस समय already fund की जो liquidity की जो crunch की situation है उसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय एसएमईज जो स्मॉल बिजनेस हैं, एसएमईज हैं, उनके पास भी जो फंड अवेलेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिट साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डेफिनेटली उनको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, जो कि फ़ंड अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आरबीआई के भी हाथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और यही इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ रहा है इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्पेशली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के केसेस में, दैट इज़ एक्चुअली डेबिलिटेटिंग द health of Indian economy. And if we talk about the wholesale price index, that is WPI, is at the 3 months low but remained in the double digit in this fiscal year so far. हालांकि रिडक्शन देखने को मिल रहा है बट अभी भी WPI का जो मार्क है वो डबल डिजिट्स में है। हालांकि अगर इसको बहुत क्लियरली आप डेटा ऑब्जर्व करके देखें कि 12% 11% की जो WPI आ रही है, इसको आप देखें तो इसका सीधा आपको रिलेशन दिखेगा लो बेस इफेक्ट से, क्योंकि जब भी कंपैरिजन होता है इन्फ्लेशन की, जब भी हम इन्फ्लेशन बताते हैं कि आज 12% इन्फ्लेशन, तो पिछले साल की जो इन्फ्लेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं। और पिछले साल हम सभी को पता है कि लो बेस इफेक्ट था बिकॉज ऑफ फर्स्ट कोविड wave and nationwide lockdown. So it was largely due to the low base effect, as there was a deflation of 0.25% in July 2020 because of the pandemic in wholesale prices. And the high rate of inflation during the month is primarily due to the rise in the price of crude oil, manufactured product like basic metals, food product, textile, chemical product as compared to the corresponding month of the previous year. तो दो important reason यहाँ पर साइट किए हैं एक्सपर्ट्स ने। पहला कि लो बेस इफेक्ट है, पिछली बार मीन्स पिछले फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21 में जुलाई में जो WPI थी वो 0.25% थी, जिसकी वजह से इस बार डबल डिजिट देखने को मिल रही है WPI। इसके अलावा क्रूड ऑयल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो हैं उनमें जो उनके जो रेट बढ़े हैं, उनके जो प्राइस राइज हुए हैं, उसकी वजह से भी WPI इंक्रीज होता हुआ कंटिन्यूसली दिख रहा है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हालांकि अगर फूड आर्टिकल्स की बात करें, फूड आइटम्स की प्राइस की बात करें, तो थर्ड स्ट्रेट मंथ में कंटिन्यूसली जो प्राइस हैं वो राइज हुए हैं to 0 in the month of July from 3.09% in June. However, the price of onion spiked, recording an inflation of 72.01% in the July and 64.32% in the month of June. And because of this, there is a fluctuation in WPI. हालांकि हम बात करें कि अनियन की और जो इम्पॉर्टेंट फूड कमोडिटीज़ हैं, जस्ट लाइक टोमेटो एंड पोटैटो एंड अनियन आर द स्टेपल vegetables or we can say food commodities in India. As per the recent data, onion, tomato, potato prices may not spike in near term. So हो सकता है आगे आने वाले टाइम में WPI में और रिलैक्सेशन या और डिक्लाइन देखने को मिले बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इनटू द प्राइस ऑफ अनियन, टोमेटो एंड पोटैटो। एंड दिस इज द ग्राफ ऑन द प्रोडक्शन राइजेस मार्जिनली। प्रोडक्शन ग्राफ है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इनके प्राइस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर गिरावट नहीं देखने को मिली तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलेगा इन दीज कमोडिटीज़ के प्राइस में। एंड दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, 2019 से 2020 और 2021 में कितना प्रोडक्शन रहा। और अगर आप देखें तो 2021 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 ईयर्स। और परसेंटेज चेंज 3% बढ़ा है, पोटैटो 10% का इंक्रीज़ है, टोमेटो में 2% का अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ देखा गया। और इसको देखते हुए
क्लियरली इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है WPI थोड़ा सा और रिड्यूस करे. WPI इन्फ्लेशन कूल फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो, benefiting from a favorable base effect and softening of food price pressure and the uncertainty related to the Delta plus variant. So these are the few factors that are actually impacting the WPI, and because of this, continuously into the second month WPI has registered a decline, and this is the graph that you can see from July 20 to July 21. तो अगर आप थोड़ा सा ग्राफ रीड कर लेते हैं तो आप इसको देखते हैं कि जुलाई 2020 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज WPI. देख लो ये तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का फॉर्मेट है जो कि यहाँ इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिल रहा है. हालांकि अब लास्ट 2 महीनों से रिडक्शन है, तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिडक्शन. और अगर इकोनॉमिस्ट का बिलीव किया जाए तो फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है. तो हो सकता है कि WPI फर्दर इंक्रीज ना करे और डबल डिजिट्स पर जो पहुंच चुकी है उससे थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिले. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. नो रूम टू कट एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल सेज FM. जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी 100 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं. और इसीलिए बहुत सारे जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी, should reduce certain taxes on these crude oil or petrol or diesel, so that the price of petrol and diesel into the domestic market can actually be subsidized or can actually be decline a little bit, जिससे कि जो आम जनता है उसको थोड़ा सा आराम मिले. बट इन सारे सजेशंस को, डायरेक्शन को खारिज करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस करने का, बिकॉज द कॉस्ट बर्डन ऑफ ऑयल बॉन्ड्स इशूड बाय प्रीवियस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट. तो उन्होंने UPA गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ को ब्लेम करते हुए कहा है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन हमारे पास नहीं है कि हम एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल या डीजल पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकें. तो यहाँ पर कुछ एक्चुअली टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं ऑयल बॉन्ड्स के इशू को लेकर के. जो पिछली गवर्नमेंट, जो UPA गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, उसकी वजह से कुछ टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने. फिलहाल यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व थी. तो उनका ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का कि जब UPA गवर्नमेंट हैज़ इशूड ऑल बॉन्ड्स फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ओवर ₹1 ट्रिलियन एंड फॉर लास्ट 7 fiscal year द गवर्नमेंट हैज़ बीन पेइंग ओवर 9,000 करोड़ इंटरेस्ट एनुअली. तो जो ऑयल बॉन्ड्स UPA गवर्नमेंट इशू कर गई थी अपने टेन्योर में, उसकी वजह से आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9,000 करोड़ का इंटरेस्ट एनुअली पे करना पड़ रहा है. और अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की तो कहाँ से गवर्नमेंट ये 9,000 रुपये इंटरेस्ट एनुअली पे करेगी. सो दिस गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर ऑयल प्राइस रिडक्शन ऑफ 2012 and 2013. If I did not have this burden, I would have also been able to reduce the fuel prices as per our finance minister. तो 2012 और 13 में जो हमारे क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइस रिडक्शन हुए थे उसको लेकर के पेमेंट को, या उस समय जो बॉन्ड इशू किए गए थे, ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए थे, उसका बर्डन साइट करते हुए हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट रूम और द मार्जिन टू रिड्यूस दिस एक्साइज ड्यूटी. अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो हमें कहाँ से 9,000 करोड़ का एनुअल जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है ये हम कहाँ से पे करेंगे. एंड दिस इज़ द डेटा फॉर oil bonds, and this is the data, or this is the fund that is actually due on oil companies. So as per the current data, 70,000 crore interest paid on bond issued to oil companies during financial year 15 and financial year 21, and 37,000 crore interest payable during financial year 22 to financial year 26, and 1.3
1.30 trillion outstanding balance as on March 30, 2021. और इसी रीज़न को साइट करते हुए फ़िलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा मार्जिन नहीं है प्राइस रिडक्शन का. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. हाई कमोडिटी प्राइसेस हिट इंडिया आईएनसी profit margin. So after the hit of pandemic, now Indian companies is worried about the adverse impact of what? Inflation and the higher prices of commodity on their revenue and margin. पहले तो कंपनीज पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुई. अब जब इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है तो इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कंपनीज का मार्जिन है, जो कंपनीज का रिवेन्यू है, वो अफेक्ट हो रहा है एज पर द रीसेंट डेटा. तो मोरलेस हम सीधा बोले इन्फ्लेशन की वजह से, जहाँ पर भी हमने पहले न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट. और वही इसी का फर्दर एक्सटेंशन इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि पैंडेमिक से जो लिक्विडिटी क्रंची सिचुएशन आई, जो डिमांड फॉल करी, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हुए, वो सारे फैक्टर्स को झेलने के बाद अब कंपनी किसको फेस कर रही है? अब कंपनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को फेस कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन and higher commodity prices, their revenues, their margins are actually contracting. The inflation scares is stronger or strongest among the manufacturers of consumer goods like automobiles, consumer durables and FMCG, जो कि इकोनॉमिस्ट भी क्लियरली बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, उनका ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, और प्राइस बढ़ाने का, या अगर आप बोलें कि उसी हिसाब से प्रोडक्ट का, फाइनल गुड का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उतना मार्जिन उनके पास अवेलेबल नहीं होगी. अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट देयर डिमांड, और डिमांड इस समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. तो इसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड FMCG कंपनीज आर वेरी मच impacted by this higher commodity prices, and company across sector fear they will not be able to pass on the hike into the input cost on their consumer due to the weak demand. As I said कि प्राइस, आप ये कह सकते हैं कि मैम अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ऑपरेशंस की कॉस्ट बढ़ रही है, तो जो इवेंचुअल उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्राइस बढ़ा दें मार्केट में, बट दे कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द वीक डिमांड. ऑलरेडी मार्केट में डिमांड नहीं है. अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देंगे तो आपको इकोनॉमिक का सिनेरियो पड़ा है, डिमांड जो है उनके प्रोडक्ट की फर्दर डाउन करेगी. एंड दैट इज़ व्हाई नाउ दीज डेज कंपनी INCs, Indian INCs are actually seeing their contracted profit and margins. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. VI in talks to refinance 6,000 crore of its debt. तो वोडाफोन आइडिया अपने आप को रिवाइव करने के लिए फिर से डिस्कशन में है. किससे? विद द बॉन्ड होल्डर्स. किस लिए? टू रीफाइनेंस द 6,000 crore debt so that company can repay its liabilities into upcoming 4 to 6 months. तो जो उसका डेट है, ड्यू है, उसको रीफाइनेंस करने की बात या डिस्कशन चल रहा है VI का with the bondholder. So the telecom company's operational performance has been affected by intense competition, low tariff and debt of 1.9 ट्रिलियन जो कि वोडाफोन पे है. तो एक तो कंपटीशन जियो से जो फेस करने को मिला वो फैक्टर है, दूसरा जो लो टैरिफ है उससे भी इम्पैक्ट हुआ है, तीसरा AGR ड्यूज का भी जो फैक्टर है, रेट्रो टैक्स का जो फैक्टर है, उसकी वजह से भी कंपनी का जो ड्यू है वो 1.9 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और कंपनी बैंकरप्ट होने की सिचुएशन पर आ गई है. एंड दैट इज़ व्हाई it is actually seeking each and every options, going to nooks and corners in order to revive the company. और अब वोडाफोन की सारी न्यूज़ हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं, जिसमें आदित्य बिरला ने 27% के जो स्टेक थे, जो उनका शेयर थे, उसको भी ऑफर कर दिया था गवर्नमेंट को. इसके अलावा PLC ने भी, वोडाफोन PLC जो पेरेंट कंपनी है, उसने भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर किया था कि दे कैन बाय देयर स्टेक, और दे कैन बाय, जो लेंडर्स हैं उनसे भी बोला है कि वो शेयर्स खरीद सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा इधर ऊपर नीचे चल रहा है वोडाफोन कंपनी में.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, फर्म्स रेज बेट ऑन फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड टू मीट द फंडिंग नीड्स। ये न्यूज़ थोड़ी सी टेक्निकल है बट इसको हम थोड़ा सा आसान करके समझेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली हमने कई बार डिस्कस किया है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा जो आरबीआई के पास रूम नहीं है एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ को लाना या पॉलिसी कट पे जाने का। हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं है कि आरबीआई पॉलिसी जो कट्स हैं या जो रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा कट करे। हालांकि आरबीआई ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रॉमिस किया है कि आरबीआई विल कंटिन्यू इट्स एकोमोडेटिव स्टांस, ऑल्दो इन्फ्लेशन की वजह से इससे ज़्यादा तो एकोमोडेशन पॉलिसीज़ या इससे ज़्यादा तो पॉलिसी कट जो रेट हैं वो कट नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसी या एकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखेगी, बहुत ज़्यादा पॉलिसी रेट्स में इंक्रीज नहीं करेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर द लिक्विडिटी एंड द फंड और द मनी अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। उसको देखते हुए बॉन्ड मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं। What are these changes? Now Indian firms are slowly leaning towards the floating rate bonds instead of issuing the plain fixed rate papers. इंडियन कंपनीज बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाती हैं और इस समय फंड की करंट सिचुएशन है तो चाहे वो आईपीओ हो चाहे वो बॉन्ड हो, कंपनीज आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एवरी ऑप्शन टू रेज द फंड्स। तो अभी क्या कर रही हैं इंडियन फर्म्स, वो बॉन्ड मार्केट को तो एक्सप्लोर कर रही हैं फॉर रेजिंग द फंड, बट उसमें कुछ चेंज किया है। अब कंपनीज फिक्स्ड रेट पेपर्स को इशू ना करके फ्लोटिंग रेट जो पेपर्स हैं, फ्लोटिंग रेट्स के जो बॉन्ड्स हैं, उनको इशू करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। एंड टू बी श्योर floating rates bonds were always in vogue, but their share was barely 1% into the total bond issues. हालांकि इंटरेस्टिंग होते थे, कंपनीज प्रेफर करती थी, लेकिन टोटल बॉन्ड मार्केट में केवल 1% तक ही फ्लोटिंग बॉन्ड्स जो थे वो कंपनीज इशू करती थी। However, in calendar year 20 and 21 so far, Indian companies have increased the share of these floating rate bonds by 5%. तो लास्ट 2 सालों में 1 से 5% शेयर बढ़ गया है। किसका? ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं इनका। And this is the data that you can see in order to track the number of or the percentage of फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं 2019, 2020 और 2021 में। डेफिनेटली आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इस पर नज़र डाल सकते हैं कि पहले 1% था फ्लोटिंग जो बॉन्ड्स हैं उनका शेयर, अब 5% और 5.3 एंड 5.1% रिस्पेक्टिवली इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। और ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर फोर्सिंग द कंपनीज टू इशू दीज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। नो, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट तो करते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं प्रेफर करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को, बट इतना प्रेफरेंस नहीं है कि वो कंपनी को फोर्स कर सकें कि वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को इशू करे। सो कंपनीज आर इशूइंग दीज बॉन्ड्स मोस्टली द आइडिया ऑफ द इशूअर इटसेल्फ एंड शुड कम डाउन इन शेयर व्हेन रेट्स नॉर्मलाइज। तो यील्ड रेट्स, इंटरेस्ट रेट और इन सबको देखकर जो बॉन्ड मार्केट में डिस्टॉर्शन चल रहा है उसकी वजह से कंपनीज जो हैं फ्लोटिंग रेट को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.